आप सभी भाई बहनों का क्लास ओआरएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यह क्लास आपको जो है इंटर लेवल से लेकर आपका इंटर लेवल प्लस आपका ग्रेजुएशन लेवल लेकर हम दृष्टिकोण से दोनों यानी दोनों वैकेंसी में यह आपकी काम करेगी और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और आपको मैं 40 प्रश्न कराऊंगा। यह यकीन मानिए, यह 40 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा 40 में। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और अपनी ईमानदारी के प्रति लगाव रखते हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपकी कॉपी कलम की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी बस आप क्वेश्चन के उत्तर देते जाइए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। बस एक प्यारा सा कमेंट करके, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है। मैं आपको 4 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फिर देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी स्वराज के लेखक थे। तो ऑप्शन आपका दिख रहा है, अरविंद घोष हैं, CR दास हैं, महात्मा गांधी हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो फटाफट उत्तर दीजिए, 4 सेकंड का आपके पास टाइम है, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए 31 का हो जाएगा। अगर बात करें तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? तो 31 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज का गठन कब हुआ था? तो 1909 में। कब हुआ था? तो हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? तो हिंदी स्वराज के जो लेखक थे वह महात्मा गांधी थे और इन्होंने लिखा था इसको 1909 में। तो अब देखिए, पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन के जवाब देते जाइए और देखिए क्या कह रहा है। विकल्प नंबर 33 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यों में विभाजन के बारे में नहीं बताया है। तो कह रहा है ऑप्शन ए, किस्सा आदत हसन मंटो और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भीष्म साहनी और नरेंद्र नाथ मिश्रा। तो निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यों में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो देखिए इसका हो जाएगा 32 कहाँ गया हमारा, 1 मिनट, 32 होना चाहिए ना। 32 आप 1 मिनट देखने दीजिए नीचे, 32 यहाँ देखिए, यही रहा 32। तो क्या कह रहा है, बोधिसत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बोधिसत्व से क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से आपका कौन सा कथन जो है बोधिसत्व के बारे में सही है। तो कह रहा कि वह गहरी दयालु प्राणी के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित की। और सेकंड विकल्प कह रहा है कि उन्होंने निबान प्राप्त करने का प्रयास किया। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए हम लगा देंगे, आपका थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, तो हम लगा देंगे विकल्प नंबर सी, पहला और दूसरा, यानी दोनों जो हमारे हो जाएंगे वह सत्य हो जाएंगे। अगर महायान बौद्ध धर्म के अनुसार देखें तो देखिए, महायान बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्माण तक पहुंचने में सक्षम थे, लेकिन पीड़ित प्राणियों के लिए करुणा के माध्यम से ऐसा करने में देरी करता था। तो विकल्प हम सी लगा देंगे, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा यहाँ 33 नंबर थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गया है। अब देखिए, तो 33 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऊपर दिए गए नामों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु स्वतंत्रता से पहले हुई थी। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1894 में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय का जो है देहांत हो गया था। वह भी कब? तो आपका स्वतंत्रता से पहले। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के
संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि देखिए पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है 34 में ये कि दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। तो ये तो बिल्कुल हमारा सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहा है। कह रहा है जनसभाओं में संविधान के मसौदे पर चर्चा की गई। तो ये तो हमारा नहीं होगा। यह दुनिया में किसी संविधान का सबसे छोटा दस्तावेज है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। दिसंबर 1900 देखिए ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हम ए लगा देंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका? तो अपना जो इंडिया का संविधान है ना, वह दुनिया भर के सभी संविधानों से सबसे बड़ा संविधान है। इसे 1946 से और दिसंबर 1949 के बीच यह बनाया गया। इसके मसौदे पर संविधान सभा में चर्चा की गई और सार्वजनिक रूप से नहीं। इसे 26 जनवरी देखिए इसे कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः आपका लागू किया गया। तभी से हम क्या है तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1906 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए विकल्प कह रहा है महात्मा गांधी और आग खान, और बी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्हीं में से दो हमारे क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके दो क्वेश्चन में से एक हो जाएगा। तो हम 35 का बी लगा देंगे, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। तो देखिए 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है हस्ताक्षर किया गया था। और लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था। यह लखनऊ में हुआ था और आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए और लखनऊ समझौते पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखने को मिला। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 कहाँ चला गया? देखिए 36 नंबर यहाँ पे है। क्या कह रहा है? थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्वदेशी जो आंदोलन हुए हैं उन कथनों पर आपको विचार करना है। तो कह रहा है कि इसने स्वदेशी शिल्पकारों और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। और दूसरा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? यानी सही विकल्प हमें पूछ रहा है। तो 36 का हम बी लगा देंगे, सी लगा देंगे। देखिए पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा हमारा दोनों हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें सन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान यह शुरू किया गया था और यह पूरे देश में आपका फैल गया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जो इसके प्रमुख नेता थे। जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पहलू पर जोर देने के लिए जो आपके विदेशी कपड़े और साबुन हो गया, साबुन और जैसे तंबाकू था विदेशी जो, और माचिस की फैक्ट्रियां हो गई, माचिस की फैक्ट्रियां और चर्म शोधन थे, बैंक आदि की स्थापना की गई। इसलिए इसे स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योग में पुनरुद्धार में योगदान मिला। जो आपकी स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आगे देखिए अब 37 नंबर प्रश्न कह रहा नई दिल्ली का लोटस टेम्पल यानी जो आपका कमल मंदिर है ना,
वह किस देश के वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो कहा संयुक्त अरब अमीरात है, जापान है, ईरान है और जर्मनी है। तो किस वास्तुकार द्वारा यह जो है डिजाइन किया गया था? तो यह जो आपका डिजाइन किया गया था ना, तो आपका देखिए ईरान के द्वारा। लोटस टेम्पल के एक वास्तुकार कौन थे? तो फरीबुर्ज थे। देखिए कौन थे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके कई लोग दिल्ली आ चुके होंगे और जो है लोटस टेम्पल देख चुके होंगे, और ये आपका फरीबुर्ज द्वारा डिजाइन किया गया था, जो यह आपका ईरान से संबंधित है। यह दुनिया भर में 7 प्रमुख बहाई मंदिरों में अंतिम है। आकृति जो है कमल के फूल के समान है, और लोटस टेम्पल आपका 1986 में जो है बनवाया गया था, और इसकी संरचना शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से हुई है। और यह सभा कमल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और बहाई मंदिर जैसे जैन धर्म और इस्लाम के प्रतीक के रूप में चुना गया है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा कि ग्वादार बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प कह रहा है पाकिस्तान, ईरान, भारत और श्रीलंका। तो ये जो आपका है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान में स्थित है। और यह जो है बालूचिस्तान के कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान में ये आपका स्थित है। जो कि आपका बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान जो आपका पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। बंदरगाह पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची से 533 किलोमीटर की दूरी पर, ईरान से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर, यह ओमान में 380 किलोमीटर पे फारसी खाड़ी से नज़दीक प्रमुख तेल शिपिंग से लेन में यह स्थित है। आगे देखिए कह रहा जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा होन्शु और होक्काइडो और शिकोकू और क्यूशू। तो जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 39 नंबर प्रश्न है, और सभी लोग जवाब देंगे इसका अपने मन में। मैं 4 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, अपने मन में उत्तर देखिए कौन सा होगा। गलत होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा इससे। तो विकल्प हम लगा देंगे होन्शु। होन्शु जापान का बड़ा द्वीप समूह है। क्या है? होन्शु जो है जापान का बड़ा द्वीप समूह है। यह सबसे अधिक आबादी वाला भी है। होन्शु द्वीप का स्थान होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में है, और यह द्वीप जापान सागर के उत्तरी प्रशांत महासागर को अलग करता है। 40 नंबर देखिए कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदाबहार वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो हिमाचल प्रदेश है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है, या आपका कर्नाटका है, या आपका उत्तराखंड है। तो 4 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देश के घने सदाबहार वन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, और राज्य में हर साल भारी वर्षा होती है। जैसे इसमें आपके ओक के वृक्ष, ओक के और किसके? तो चीड़ और देवदार आदि वृक्षों से घने जंगल आपके आच्छादित हैं। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है हिमालय पर्वत और कई वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से आच्छादित है। 41 नंबर कह रहा है कि यदि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय तल अपनी कक्षा पर झुका नहीं तो क्या होगा? कह रहा वर्षा की अवधि लंबी हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु गर्म होगी, ऋतुओं की कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सर्दी लंबी होती है। यदि पृथ्वी के जो भूमध्य रेखीय तल अपनी कक्षा में झुका नहीं तो क्या होगा? 4 सेकेंड आपके पास टाइम है। तो देखिए 41 का विकल्प हम सी लगा देंगे, यानी यदि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का तल का झुकाव पृथ्वी के कक्षा के तल की ओर नहीं होता है तो ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? तो ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। झुका हुआ गोलार्ध सूर्य के निकट होता है तो ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है, जबकि यह गोलार्ध अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है तो सर्दी, यानी यह सूर्य से आपका जो देखिए यह जो आपका अगर मान लीजिए सूर्य है, अगर यह जितना ही नज़दीक होगा उतना ही गर्मी पड़ेगी, और जितना ही दूर होगा उतना ही सर्दी पड़ेगी, और इसी तरह से जो आपका बारिश भी होती है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? तो 1864 वन अधिनियम, 1865, 1866 या 1878।
तो ये हमारा हो जाएगा वन अधिनियम 1878। भारतीय वन अधिनियम 1878 ने वनों को विभाजित किया है। जो आपके आरक्षित वन हैं, आरक्षित वन हैं, आरक्षित वन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं। आरक्षित वन है जो ये आपके पूरे प्रकार से सरकार के, यह पूरे सरकार के नियंत्रण में है। और जो आपके संरक्षित वन हैं, जो संरक्षित वन है, संरक्षित वन है, यह आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित है। यानी कुछ आंशिक रूप से, यानी यह आंशिक रूप से आपका सरकार द्वारा। और जो गांव के जंगल है, जैसे आपका गांव का जंगल है ना, गांव का, यानी गांव के जो जंगल होते हैं, यह आपके गांव के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे भारतीय अधिनियम 1927 के तहत आपका संशोधित किया गया था। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने सालों के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक अदालतों का जो है उत्तर परिवर्तन में वकील रहा हो। तो देखिए हम इसमें कौन सा ऑप्शन लगा देंगे। तो कम से कम कब उसको वकील नहीं माना जाएगा, तो कम से कम वह आपका जो है 10 साल का अनुभव। देखिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम जो है 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या उससे अधिक अदालतों का जो है उत्परिवर्तन अधिवक्ता रहा हो। 10 साल का यानी उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तक उसे जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नहीं नियुक्ति की जा सकती है। 44 नंबर का जवाब दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन सी राष्ट्रपति थे? तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के ये 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के अधिकार अधिनियम, भारत में आयकर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के तहत यह एक हिंदू अविभाजित परिवार के कंपनी और व्यक्तियों का निकाय है। इस अधिनियम में शामिल इन निर्धारित किया गया है। आगे तो बढ़ते हैं 47 नंबर। पैंतालीस देखिए, एक मिनट कुछ। 45 का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया है? तो विकल्प आपके पास 4 हैं। 25वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या आपका 52वां संविधान संशोधन। तो देखिए विकल्प हम लगा देंगे जो है 44वें संशोधन के। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि इस अधिकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और धन के समान वितरण के रास्ते में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी थी। इसलिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर हटाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास संपत्ति के अधिग्रहण और निपटने का अधिकार नहीं है। नागरिक अभी इस अधिकार का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, यह आपका मौलिक अधिकार है। कह रहा आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया गया है? तो कह रहा है कि आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? कह रहा है एक हिंदू अविभाजित परिवार या एक कंपनी या आपका व्यक्तियों का निकाय। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन इधर उधर लगता है हो गया है। तो देखिए ये हम लगा देंगे 46 का ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी यानी तीनों हो जाएगा। ये आपके तीनों हो जाएंगे। 47 नंबर देखिए कह रहा है कि विशेष इकाई के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा कि सेंट्रोमियर पशु कोशिकाओं में पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के दौरान एक्स्टर का उत्पादन करते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा। कह रहा इंसुलिन का उत्पादन करने वाला जीन हर शरीर में कोशिका में मौजूद होता है। ये विकल्प हमारा बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यानी इंसुलिन जीन हर शरीर की कोशिका में पाया जाता है, लेकिन सभी कोशिकाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आपके न्यूक्लियोसोम जिसमें 8 हिस्टोन्स का एक कोर होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सेंट्रिओल पशु कोशिका में पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान एस्टर का उत्पादन करता है। 48 कह रहा कि जीन कोडिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कह रहा कि न्यूक्लाइड और लोमसोम्स, मोसोम्स और प्लास्मीड। तो जीन क्लोइंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। तो विकल्प क्या लगा देंगे, तो विकल्प हम लगा देंगे प्लास्मीड। यानी जीन क्लोनिंग आणविक जीव विज्ञान में प्रयोगात्मक विधियों का एक सेट है, जो पुनः संयोजक डीएनए अणुओं को इकट्ठा करके मेजबान जीवों को भीतर जो है उसकी प्रति के निर्देश के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्मीड को वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। कह रहा मानव जाति के विकास के इतिहास के दौरान सबसे स्पष्ट परिवर्तन का पता लगाया गया है। कह रहा मस्तिष्क के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि, शरीर के बालों का झड़ना, सीधा चलना या जबड़े का छोटा होना। यानी मानव जाति का जो विकास का इतिहास देखा गया है, तो सबसे स्पष्ट परिवर्तन कौन सा आपका हुआ है। ये आपका हुआ मस्तिष्क के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि। क्या है, तो मानव विकास की विशेषता कई प्रकार की रूपात्मक होती है, जो मनुष्य और चिंपैंजी के सामान्य पूर्वजों के बीच विभाजन के बाद हुआ। इन परिवर्तन के बारे में हम अगर बात करें तो मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, लंबे समय तक आपको जो है गर्भ और शैशव अवस्था, यौन रोगों में कमी, यह सब जो है आपका परिवर्तन देखने को मिला है। कह रहा कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अनुसार सभी व्यावसायिक इमारतों के लिए आंतरिक तापमान दिशा निर्देश दिया गया है। तो फटाफट उत्तर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 24 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ने विभिन्न हस्तक्षेपों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश को भी शामिल किया गया है। इमारतों में विभिन्न निष्क्रिय उपायों को करने के लिए कहा गया है। तो हम विकल्प ए लगा देंगे। कह रहा डैश डैश को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर है, असम है, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। तो प्राकृतिक जो है भरपूर से माना जाता है, ऐसा कौन सा आपका जो है प्राकृतिक सौंदर्य है। तो हम लगा देंगे हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को देखिए, हिमाचल प्रदेश को यानी हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। मनाली और शिमला और डलहौजी हो गया। इस तरह की जगहों पर अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव जो है मिलता है। हिमाचल प्रदेश अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के आधार पर एक शानदार पर्यटन स्थल है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि पीएम प्राण योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम प्राण योजना का उद्देश्य क्या है। कह रहा वयस्कों के बीच साक्षरता दर बढ़ाना, तीव्र गति से अवसंरचना का विकास करना, अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, या डी है रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना। तो पीएम प्राण योजना का उद्देश्य क्या है। तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक उर्वरकों को जो है प्रयोग कम से कम करना। यानी अगर बात करें, भारत सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए प्रधानमंत्री परिणाम यानी धरती की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम योजना शुरू करने का इरादा रखती है। यह उद्देश्य। कह रहा भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास के 13वें संस्करण में भाग लिया है। तो श्रीलंका,
सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र है। तो भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास के 13वें संस्करण में भाग लिया है? तो विकल्प आपको देखिए इसमें से कौन सा लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा सिंगापुर। क्या? तो देखिए भारतीय सेना ने सिंगापुर सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 13वें संस्करण में भाग लिया है और यह अभ्यास कब हुआ है? तो आपका 6 से 13 मार्च 2023 को, आपका 2023 को जोधपुर में, कहाँ पे? तो जोधपुर आपका कहाँ है? तो जोधपुर आपका राजस्थान के में आपका हुआ है। जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में किया गया है। कह रहा 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो 5वें जन औषधि थीम क्या थी? तो देखिए कह रहा है कि आपका स्वास्थ्य जन औषधि के साथ, ये तो अभी हमारा नहीं था। जन औषधि सबके पास, तो ये भी नहीं है। उत्तम औषधि जन औषधि, ये भी नहीं है। अब विकल्प डी तो हमारा कन्फर्म होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपका एक विकल्प होना चाहिए। तो जो हमारा थीम था, देखिए थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5वां जो जन आपका औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये हमारी जो है थीम थी। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हर बच्चे के जमान पर यही रहता है कि भारत रत्न जो है आपका सर्वोच्च सम्मान जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब बात करें भारत रत्न के बारे में, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत आपकी हुई थी सन 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कर ब्याज भुगतान का एक आइटम है। तो राजस्व व्यय का और पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुगतान, देखिए ब्याज भुगतान का एक आइटम क्या है? तो 56 का हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर। राजस्व व्यय का, किसका? तो राजस्व व्यय का जो है ब्याज भुगतान का एक आइटम है। जहाँ ज़रूरत रहेगी मैं उसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आगे देखिए 57 नंबर कह रहा है सनवे फार्मेटर ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है, कह रहा है भारत सुब्रमण्यम, संकल्प गुप्ता, आर राजा, ऋत्विकी और डी गुकेश। तो सनवे फार्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 57 है। तो 57 का विकल्प नंबर हमारा देखिए डी हो जाएगा, डी गुकेश हो जाएगा। डी गुकेश ने सनवे फार्मेंटर ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 8 मई 2022 को ग्रैंड मास्टर डी गुकेश पहले चेसवेल सनवे फॉर्मेरर ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन बने। कह रहा नवंबर 2020 में बहरीन ग्री प्री में 2020 सीजन के लिए 11वीं जीत किसने दर्ज की है? तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो 58 का बताइए कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 58 का देखिए हमारा हो जाएगा लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। यानी मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 29 नवंबर 2020 को, कब? तो 29 नवंबर 2020 को, 29 नवंबर 2020 को ग्रां प्री में 2020 सीजन को अपनी 11वीं जीत हासिल किया है। वह मैक्स बेरस्टेन पेन और एलेक्जेक्स एबोन को रेड बुल जोड़ी से आगे आए हैं। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से देश और उसकी राजधानी दी गई है, उसको आपको सही चुनना है। तो चिल्ली का बोगाटा, कोस्टा रिका का मोरनी, क्यूबा का हवाना और कोलंबिया का सैंटियागो। तो आपका राजधानी का सही बताना है। तो क्यूबा का क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो देश और राजधानी की अगर जोड़े की बात करें तो क्यूबा आपकी हवाना की राजधानी है। क्यूबा आधिकारिक तौर पर क्यूबा गणराज्य एक ऐसा देश है जिसमें क्यूबा द्वीप, साथ ही आपका ये इसला डे जुवेंडा और कई छोटे द्वीप समूह यहाँ पर शामिल हैं। कह रहा कि अंडाल के एक पक्ति
कह रहा अंडाल के एक भक्ति संत निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित है? तो वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद और बुद्ध धर्म। तो अंडाल के एक भक्ति संत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपके पास 4-5 सेकंड है, फिर आप बताइए। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसे याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट आपको कमेंट में बताना है कि आपका 60 नंबर में कौन सा होगा। कह रहा गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ध्यान से सुनिए। कह रहा गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह जो हैं वह किस शास्त्रीय शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कह रहा मणिपुरी, कथक, बिहू और कथकली। तो ये जो हो जाएंगे मणिपुरी। यानी देखिए गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक हैं, नृत्य के जो है निर्देशक यानी कोरियोग्राफर और शिक्षक थे, जिन्होंने आधुनिक मणिपुरी नृत्य का भी जन्म दिया है। कह रहा दिल्ली में बसों के पूरे बेड़े को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी गलत। कह रहा है यह डीजल से सस्ती है, 62 का ए कह रहा है क्या यह डीजल से सस्ती है? तो बिल्कुल नहीं। कह रहा इसमें डीजल की तरह मिलावट नहीं होती, तो ये भी आपका नहीं होगा। कह रहा सीएनजी डीजल की तुलना में अधिक आपकी कुशलता से जलती है, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प हम डी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कह रहा कि तो विकल्प डी हो जाएगा कि सीएनजी बसों में उसी डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है जिसमें रूपांतरण की लागत आपकी कम आती है। विकल्प हम डी लगा देंगे। कह रहा है कि प्रोग्राम का एक संग्रह है, प्रोग्राम का एक संग्रह है जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है तथा जानकारी संशोधित करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस और संकलन यानी कॉम्प्लीफायर। तो 63 का ऑप्शन बी लगा देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एमको एक्स और लिनक्स यह सभी किसका उदाहरण है? कह रहा लैपटॉप ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड के प्रकार हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का जो है यह सब आपका उदाहरण है। तो 64 नंबर पूछ रहा है ये आपके किसके उदाहरण है? यानी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया और आपके मैक ओएस एक्स हो यानी लिनक्स भी हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं, कौन से कंपनी के? तो 64 का ऑप्शन हम लगा देंगे बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइकोज एक्स और लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक और सॉफ्टवेयर होता है जो प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन और फाइल प्रबंधन और इनपुट और आउटपुट से निपटने और परिधीय उपकरणों का निर्धारण जैसे सभी बुनियादी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कह रहा अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कहाँ है? कह रहा जंगली की हानि है, अन्य पौधों का नुकसान है, जंगली जानवरों के आवास का विनाश है या मृदा अपवर्धन है। तो अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या देखने को अभी तक मिला है? तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, 65 नंबर है। तो देखिए जंगली जानवरों के आवास का विनाश यानी जो घने जंगल हैं, अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव जंगली जानवरों के निवास स्थान पर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि वनों की कटाई के कारण जंगल जो है सिकुड़ जाते हैं। जंगली जानवर अपनी प्राकृतिक आवासों को खो रहे हैं, जिससे उनकी मृत्यु का जान का खतरा बना रहता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर की है?
तो आपका किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट और उपयुक्त में से सभी। तो शेक्सपियर की पुस्तक कौन सी है, यह पूछ रहा है। यानी यह सभी हो जाएगी, शेक्सपियर की जो है पुस्तक है। यानी विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे। उन्होंने व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा में सबसे महान लेखक, दुनिया के पूर्व प्रतिष्ठित नाटककार का रूप में जाना जाता है। उन्हें ऐसा अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। कह रहा झारखंड की सरकार ने राज्यों में मौजूद विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य में डैश डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीवों प्रबंधन की योजना शुरू की है। तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष। तो 67 का ऑप्शन डी लगा देंगे 10 वर्ष के लिए। देखिए, झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य में मौजूदा विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्षों की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू किया है। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार ने हाल ही में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी DMLS, कोडरम वन्यजीव अभ्यारण्य यानी KWLS, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसी अवधि को 10 वर्षों के लिए शुरू की है। कह रहा कि कालाधान मल्टी मॉडल परागगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ जोड़ी गई है। तो जोड़ेगी तो नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो 68 का हम लगा देंगे विकल्प बी, म्यांमार। यानी कालाधान मल्टी मॉडल पारागमन परिवहन परियोजना भारत के म्यांमार से जोड़ा गया है। कह रहा प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इन विंडरलैंड के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड के प्रसिद्ध लेखक कौन है। रुडयार्ड किपलिंग, जॉन कीट्स और लुइस कैरोल। तो हम विकल्प लगा देंगे जॉन कीट्स हो जाएगा। यानी देखिए, लुइस के कोरोल प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इस वाटरलैंड के लेखक हैं। उपन्यास एलिस नाम की एक युवा लड़की के बारे में बताता है कि उपन्यास बच्चों और वयस्कों के बीच बहुत अच्छा लोकप्रिय है। तो हमारा लास्ट प्रश्न होगा जीके का। कह रहा है कि टिटरी क्रम एक्सटीबम आम गेहूं आटा है। तो टेट्रोप्लाइड, हेक्सोप्लाइड, अगुणित और द्विगुणित। तो कह रहा कि आपका टिटरी क्रम एक्टिवम जो है आम गेहूं आटा किसका है। तो 70 नंबर आपका लास्ट होगा। और आपको अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो 70 का ऑप्शन हम लगा देंगे बी, यानी हेक्सोपोलाइड। यानी टिटरी क्रम एक्सबीम एक गेहूं की हेक्सोपोलाइड प्रजाति है। इस गुणसूत्र में 6 सेटों के साथ हेक्सोपोलाइड प्रत्येक 3 अलग अलग प्रजातियों में 2-2 के सेट बनती हैं। तो विकल्प हम बी लगा देंगे। तो ये हमारे 40 प्रश्न थे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए थे तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।